कल्पना कीजिए, एक सामान्य सुबह है। आप चाय की चुस्की ले रहे हैं, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं और तभी आपके फ़ोन की स्क्रीन पर चमकता है एक संदेश जिसमें लिखा है, ए न्यूक्लियर मिसाइल कुड स्ट्राइक योर सिटी इन द नेक्स्ट 7 मिनट्स, सीक शेल्टर इमीडिएटली। यानी कि अगले 7 मिनट में आपके शहर पर एक न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं। न सोचने का समय है, न भागने का। ये वो पल है जब इंसानियत की धड़कनें थम जाती हैं, जब धरती के भाग्य का फैसला महज कुछ उंगलियों पर टिका होता है। साल 1962 दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक ओर अमेरिका, पूंजीवाद का चमकता हुआ चेहरा, और दूसरी ओर सोवियत संघ, साम्यवाद की लौ। दोनों के पास था विनाश का सबसे घातक अस्त्र, परमाणु हथियार, और दोनों के पास थी एक ही चीज़ की कमी, और वो था भरोसा। भरोसा एक दूसरे पर। ये जंग विचारों की नहीं थी, अस्तित्व की थी। एक ऐसी दुनिया जहां एक बटन दबाते ही लाखों जिंदगियां राख हो सकती थी, जहां महज 10 मिनट में कई शहर मिट सकते थे। अक्टूबर 1962, 13 दिन ऐसे थे जब इंसानियत ने अपनी आखिरी सांसें गिनी थी। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड ऐसा लगता था जैसे अब कुछ नहीं बचेगा। एक तरफ अमेरिका अपने दरवाजे पर दुश्मन की मिसाइलों को नहीं सहन कर सकता था, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ, जिसने क्यूबा को सुरक्षा का भरोसा दिया था। बीच में फंसा था पूरा ग्रह, अनजाने अंजाम की ओर बढ़ता हुआ। बस एक आदेश, एक गलती, एक मिसफायर और हम इतिहास नहीं, राख हो जाते। ये वो लम्हा था जब नेताओं की मंशा से ज़्यादा ज़रूरी था उनका संयम, जब ताकतवर हथियार नहीं, शांत दिमाग ही दुनिया को बचा सकते थे। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। 13 दिन जब पूरी दुनिया ने अपने अंत को बहुत करीब से देखा, और फिर उसी अंधेरे में कहीं से आई रोशनी की एक किरण जो दुनिया को बर्बादी से खींच लाई कूटनीति के रास्ते पर। यह है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की सच्ची कहानी, हिंदी में विस्तार से। कहानी की शुरुआत होती है 1959 से, जब एक दाढ़ी वाला युवा नेता फिदेल कास्त्रो बंदूक थामे हवाना की सड़कों पर चढ़ाई करता है। उसका नारा था, क्रांति, गरीबों की सरकार, अमेरिका के खिलाफ आज़ादी। अमेरिका, जो अब तक क्यूबा की राजनीति को अपनी जेब में समझता था, चौंक गया। एक छोटा सा द्वीप अब उसके खिलाफ बगावत कर रहा था, और वो भी कम्युनिस्टों के साथ। साल 1961 अमेरिका ने अपनी पुरानी चाल खेली। एक गुप्त मिशन जिसका नाम था बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। सैकड़ों शरणार्थियों को हथियार देकर भेजा गया ताकि वे कास्त्रो को सत्ता से हटा सकें, लेकिन योजना नाकाम रही बुरी तरीके से। कास्त्रो बच गए और अब वो और भी सतर्क हो गया। कास्त्रो को अब ज़रूरत थी एक ताकतवर दोस्त की, और वो आया सोवियत संघ के रूप में। निकिता ख्रुश्चेव ने कहा, डोंट वरी फिदेल, हम हैं ना, अब तुम्हारे पास हथियार भी होंगे और सुरक्षा भी। बस यहीं से शुरू होती है वो चाल जो दुनिया को विनाश की कगार तक ले गई। सोवियत नेता ने फैसला लिया कि क्यूबा में अमेरिका की नाक के नीचे परमाणु मिसाइलें तैनात करेंगे। 14 अक्टूबर 1962 अमेरिका का एक U-2 जासूसी विमान क्यूबा के ऊपर उड़ता है, और जो तस्वीरें वो लेकर लौटता है वो इतिहास के सबसे ख़तरनाक सबूत बन जाती हैं। साफ दिखता है ज़मीन के नीचे लंबी सुरंगें, भारी गाड़ियाँ और मिसाइल लॉन्चर। ये सामान्य निर्माण नहीं था, ये था न्यूक्लियर लॉन्च पैड। वॉशिंगटन हिल जाता है। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी तुरंत अपने सैन्य सलाहकारों के साथ बैठक करते हैं। निर्णय लिया जाता है कि क्यूबा में सैन्य कार्रवाई की तैयारी की जाएगी। अमेरिका ने ऐलान किया कि कोई भी सोवियत जहाज अगर क्यूबा की ओर बढ़ता है तो उसे रोका जाएगा। इसे नौसैनिक नाकाबंदी कहा गया, लेकिन तकनीकी भाषा में क्वारंटीन इसे कहा गया। इसी बीच जॉन एफ कैनेडी का वो ऐतिहासिक भाषण होता है जिसमें वो कहते हैं कि एनी न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च फ्रॉम क्यूबा
against any nation in the Western Hemisphere will be regarded as an attack by the Soviet Union on the United States। यानी क्यूबा की धरती से अगर कोई भी मिसाइल वेस्ट के किसी भी देश पर लॉन्च की जाती है तो ऐसा माना जाएगा कि यह सोवियत यूनियन की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स पर अटैक है। दुनिया दहल उठी, एक गलती और महायुद्ध तय था। 22 अक्टूबर 1962 को जैसे ही राष्ट्रपति केनेडी का संदेश टीवी पर प्रसारित हुआ, पूरी दुनिया सन्न रह गई। लोगों ने रेडियो ऑन कर दिए। न्यूज़पेपर की हेडलाइन चीख रही थी, न्यूक्लियर जंग का खतरा। जितनी घबराहट आम लोगों में थी, उतनी ही उलझन विश्व नेताओं के बीच थी, क्योंकि अब सीधे आमना सामना था परमाणु हथियारों से लैस दो ताकतों का। इसी बीच सोवियत संघ के कई जहाज मिसाइल, ईंधन और सैन्य साजो सामान लेकर क्यूबा की तरफ बढ़ रहे थे। अमेरिका ने अपने युद्धपोत क्यूबा के चारों ओर तैनात कर दिए। एक और कदम और टकराव अवश्यंभावी था। अमेरिकी सेना डेफकॉन 3 पर पहुंच चुकी थी। हवा में B-52 बम वर्षक तैनात हो चुके थे। परमाणु मिसाइलें लॉन्च पैड पर सज चुकी थीं और व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम 24/7 ऑपरेशन में था। इस घने तनाव के बीच पहली बार शांति की एक चिंगारी फूटी। मॉस्को से एक संदेश आया सीधे राष्ट्रपति केनेडी के लिए, अगर अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा तो हम अपनी मिसाइलें वापस बुला लेंगे। यह मैसेज था निकिता क्रुश्चेव की तरफ से। इसके बाद आता है 27 अक्टूबर यानी कि ब्लैक सैटरडे, सबसे डरावना दिन, जब संकट अपने चरम पर पहुंचा। एक अमेरिकी U-2 जासूसी विमान रूस के ऊपर उड़ रहा था और उसे मार गिराया गया। पायलट मेजर रूडोल्फ एंडरसन की मौत हो गई। अमेरिका को लगा हमला शुरू हो गया है। वही दिन था जब अमेरिका डेफकॉन 2 पर पहुंचा, यानी जंग से सिर्फ एक स्तर दूर। इतिहास में पहली और अंतिम बार ऐसा हुआ। अमेरिका के पास दो रास्ते थे, युद्ध या शांति, और जॉन एफ कैनेडी ने चुना बातचीत का रास्ता। उन्होंने अपने भाई रॉबर्ट कैनेडी को सोवियत दूत से गुप्त बातचीत के लिए भेजा। कैनेडी ने ऑफर दिया, हम तुर्की से अपने जुपिटर मिसाइल्स हटा लेंगे, लेकिन इसे सार्वजनिक मत करना। मूल्य था सोवियत संघ को क्यूबा से मिसाइलें हटानी होगी। 27 अक्टूबर की रात को इतिहास ने सांस रोकी थी। व्हाइट हाउस, क्रेमलिन और हवाना, तीनों जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अगली सुबह दुनिया देखेगी भी? सुबह सुबह मॉस्को रेडियो पर एक घोषणा होती है। निकिता क्रुश्चेव का संदेश आता है, हम क्यूबा से सभी आक्रामक हथियार हटाने को तैयार हैं, लेकिन हमें ये आश्वासन चाहिए कि अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। ये एक ऐतिहासिक पल था। विनाश की ओर भागती हुई दुनिया अब शांति की ओर मुड़ी। क्यूबा से सोवियत मिसाइलों को हटाने का काम शुरू हो गया। अमेरिकी जंगी जहाज़ों ने हटते हुए जहाज़ों की निगरानी की। जॉन एफ कैनेडी ने अपना वादा निभाया, क्यूबा पर हमला नहीं किया, और कुछ महीनों बाद चुपचाप तुर्की से अमेरिका ने अपने जुपिटर मिसाइल भी हटा लिए। पर जो रह गया वो था डर, जो मिटा नहीं वो था अविश्वास, जिसने जन्म दिया एक नए युद्ध के नए रास्तों को। आधिकारिक रूप से कोई हार नहीं हुई, लेकिन खामोशी से अमेरिका विजयी रहा, क्योंकि मिसाइलें क्यूबा से हटा दी गईं। सोवियत संघ की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ हद तक कमज़ोर हुई, और कास्त्रो वह अपमानित महसूस कर रहा था, क्योंकि निर्णय उसकी जानकारी के बिना हुआ। इस घटना के बाद अमेरिका ने क्यूबा पर प्रतिबंध और कड़े कर दिए। कास्त्रो और अमेरिका की दुश्मनी आने वाले कई दशकों तक बनी रही, और क्यूबा धीरे धीरे एक तटस्थ लेकिन कड़वाहट से भरा द्वीप बन गया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने एक अहम चीज़ दुनिया को दी, वो थी वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच सीधी हॉटलाइन, ताकि किसी भविष्य संकट में संचार बना रहे। साथ ही शुरू हुआ परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के लिए पहला गंभीर प्रयास। दुनिया बच गई, पर एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, क्या अगली बार भी किस्मत हमारा साथ देगी? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने हमें इतिहास की सबसे सस्ती शांति दी, बिना गोली चले, बिना युद्ध के। लेकिन क्या आज की दुनिया उस विवेक को दोहरा पाएगी? आज फिर नए क्यूबा तैयार हो रहे हैं, ताइवान में, यूक्रेन में,
दक्षिण चीन सागर में और उंगलियां फिर से बटन के करीब हैं। तो अगली बार जब आप घड़ी की टिक टिक सुने तो याद कीजिए, एक दौर ऐसा भी था जब पूरी दुनिया की किस्मत एक बटन पर अटकी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जानिए वो कहानियाँ जो सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी चेतना में गूंजती हैं।